चलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। फाइनल अकाउंट का पहला क्वेश्चन, छठा। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ दीपक एज ऑन 31/3/2015, 31 मार्च 2015, बराबर ना। फाइनल अकाउंट कोई एक फिक्स डेट को तैयार करते हैं हम लोग। लास्ट डेट होता है 31 मार्च। साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन साल हमेशा 31 मार्च ही होता है। 31/3/15। फाइनल अकाउंट के लिए आपको पता है 3 अकाउंट हमको बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसको अकाउंट नहीं बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे अकाउंट कितने बनाने पड़ते हैं? 2 ही, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएनएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। एक बार फिर से बच्चों याद दिला दूं, मैं आप लोगों को फॉर्मेट तो मैंने बताया ही है, लेकिन फिर से एक बार मैं याद दिला दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें आती है और बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आती है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें हमको दी गई होती है, आपको पता है फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को ध्यान में लेना होता है। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट पर से ही हमको फाइनल अकाउंट तैयार करना होता है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें, दो भी अकाउंट्स हमको दिए गए होते हैं, बराबर ना, वही सारे अकाउंट्स हमको इन तीनों अकाउंट में लिखने होते हैं। तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बोला था कि डेबिट साइड में गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस, और परचेस में माइनस होता है परचेस रिटर्न और आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स। 2 चीजें माइनस होती हैं। उसके बाद परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में सेल्स और सेल्स रिटर्न। उसके बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होगा एडजस्टमेंट में, तो वो बस नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में यही चीजें आती हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं? कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, और बिजनेस में कोई भी इनकम या प्रॉफिट हो तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये बातें आपको पता है ना? नहीं भी पता हो तो ध्यान से सुन लो। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में कोई भी एक्सपेंस अगर हो रहा है बिजनेस में, या कोई भी लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। और अगर कोई भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट हो रही है ना, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, बराबर ना। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर कोई लायबिलिटी है बिजनेस की, कोई भी लायबिलिटी है, तो उसको इस तरफ लिखना है लेफ्ट साइड, लायबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट में राइट साइड जो होता है वो एसेट्स का होता है। इधर कोई भी एसेट्स हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट्स होगा तो इधर, और कोई भी लायबिलिटी होगी तो इधर हमको लिखना होता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से हमको हमारा ये हिसाब किताब तैयार करना होता है। तो चलो बच्चों, एक बार क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। और उसके बाद एडजस्टमेंट में भी आपको दिया होगा, एडजस्टमेंट भी हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो पेज नंबर 191 पे आओ, बराबर। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिया है कैपिटल और ड्राइंग। सुनिए, कैपिटल और ड्राइंग सबसे पहले दिया हुआ है। तो याद रखना, कैपिटल और ड्राइंग का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी साइड में लिखना होगा। और वो कैसे लिखते हैं अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि कैपिटल और ड्राइंग्स कहां आता है? लायबिलिटी साइड। वर्तिका, कैपिटल और ड्राइंग्स कहां आएगा? लायबिलिटी साइड। और ये पहले क्वेश्चन में इधर आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि दूसरे क्वेश्चन में इधर आ जाएगा और तीसरे क्वेश्चन में यहां पे आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी में आया है तो अंतिम क्वेश्चन में भी लायबिलिटी में ही आएगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कैपिटल नहीं होगा। तो बच्चों अभी से याद करना चालू कर लो कि कौन सी अकाउंट कहां पे आएगा। तो कैपिटल और ड्राइंग्स कहां आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। और कैसे लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे, ओके। चलो तो याद रखो बच्चों, पहला सवाल अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हो ना, तो हर एक सवाल में वही सारी चीजें रिपीट होंगी। बस जैसे किसी क्वेश्चन में एसेट्स का नाम है बिल्डिंग, तो किसी में मशीनरी आ जाएगा, किसी में फर्नीचर आ जाएगा, बराबर। बस थोड़े थोड़े नाम चेंज होंगे। अब जैसे कोई एक्सपेंस है, जैसे हमने रेंट पेड किया, किसी में कमीशन पेड आ जाएगा, किसी में इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, किसी में सैलरी आ जाएगी। ऐसे सिर्फ अकाउंट्स का नाम चेंज होगा, बाकी मेथड हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। परचेस अगर पहले क्वेश्चन में यहां पे आया ना, तो हर एक क्वेश्चन में परचेस यहीं पे आएगा। ऐसा नहीं कि अगले क्वेश्चन में दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अगर
व्यवस्थित अपने माइंड में सेट कर लेते हो ना, तो फाइनल अकाउंट जैसा प्यारा चैप्टर कोई है ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट अगर आप पढ़ते हो तो पूरा अकाउंट समझ लो आपने पढ़ लिया, और फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा, बाकी सारे चैप्टर्स आपने पढ़ लिया ना, तो किसी काम का नहीं है तुम्हारा अकाउंट। इसलिए बहुत ध्यान से व्यवस्थित अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं तो 500 रुपया मेरे को वापस करना पड़ेगा तुम लोग को। चलो प्यारे बच्चों, तो कैपिटल अगर आया तो कहां लिखोगे? लायबिलिटी साइड में। अब आया बेटा परचेस और सेल्स, तो परचेस और सेल्स, परचेस डेबिट में आता है और सेल्स क्रेडिट में आता है, ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि परचेस कहां आएगा। परचेस कहां आएगा? डेबिट में। सेल्स कहां आएगा? क्रेडिट में। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग में। बहुत प्यारे बच्चे, गुड्स रिटर्न, देखो बच्चों गुड्स रिटर्न सुन लो अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न भी आएगा। तो गुड्स रिटर्न दो होता है बच्चों, एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। बोलो ना, एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। ओ कोई गलती हो तो बताते रहना मेरे को, सर आप इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, बराबर? हाँ, तो परचेस रिटर्न कहां पे माइनस होगा? परचेस में से। और सेल्स रिटर्न कहां पे माइनस होगा? सेल्स में से। क्लियर? तो हर एक क्वेश्चन में आएगा बेटा। तो बाद में मेरे को पूछना गरिमा, सर मेरे को नहीं समझ में आया परचेस रिटर्न किधर आएगा, बाद में ऐसा बोल देगी और 500 रुपया मांग लेगी, बट दैट विल नॉट बी वैलिड। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। अब कोई बोले सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है परचेस में से माइनस होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा फिर? कैन आई डू एनीथिंग फॉर दैट? नो। बाद में बेईमानी नहीं होनी चाहिए फिर बाद में। चलो तो परचेस रिटर्न बेटा परचेस में से माइनस होगा और सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर यहाँ पे ना तो परचेस रिटर्न लिखा है ना तो सेल्स रिटर्न लिखा है। कुछ लोग के मन में ये आएगा, बोलो ना तो परचेस रिटर्न लिखा है ना तो सेल्स रिटर्न लिखा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? तो देखो उसका अमाउंट किधर दिया है? डेबिट में। तो डेबिट में दिया है मतलब वो सेल्स रिटर्न है। देखो सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास आता है और परचेस रिटर्न में गुड्स हमारे पास से जाता है। तो डेबिट में है मतलब सेल्स रिटर्न और क्रेडिट में है मतलब परचेस रिटर्न। ये आप लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हो बेटा कि परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है ना। हाँ, अच्छा डिस्काउंट, डिस्काउंट ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज है। ए बोलो ना डिस्काउंट। अब डिस्काउंट इनकम भी होता है और एक्सपेंस भी होता है, जरा समझो। लेकिन सर इसमें ना तो इनकम दिया है ना तो एक्सपेंस दिया है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है और अलाउड भी होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है और डिस्काउंट अलाउड भी होता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है कि अलाउड है। तब आपको बेटा अमाउंट देखना है। अगर डेबिट साइड में जो है ना वो डिस्काउंट अलाउड है और क्रेडिट साइड में जो है डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होता है? डेबिट, और इनकम जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो जो डेबिट वाला है वो डिस्काउंट अलाउड है और जो क्रेडिट वाला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमको अपने आप उसका अर्थघटन करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो मतलब डेबिट में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, और अगर क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो। डेबिट में दिया मतलब एक्सपेंस है, क्रेडिट में दिया मतलब इनकम है, मतलब डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखो। अंडरस्टैंड? चलो वेल, तो डिस्काउंट यहां पे दोनों तरफ है। तो जो डेबिट वाला है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट वाला है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब जो डेबिट वाला है वो डिस्काउंट अलाउड है और जो क्रेडिट वाला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। आगे बेटा रेंट। अच्छा रेंट भी इनकम भी होता है और एक्सपेंस भी होता है। रिसीव्ड हुआ है तो इनकम और रेंट पेड किया है तो एक्सपेंस। लेकिन अब इसमें पता कैसे चलेगा कि रेंट पेड है कि रेंट रिसीव्ड है? तो आपको अमाउंट देखना है ना, क्योंकि सिर्फ रेंट दिखा है। तो रिसीव्ड है कि पेड है कुछ नहीं बोला है, तो डेबिट में होगा मतलब पेड और क्रेडिट में होगा मतलब रिसीव्ड। तो डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में है मतलब डेबिट में लिखेंगे, मतलब पेड है। अंडरस्टैंड? क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखो, डेबिट है तो डेबिट लिखो, ठीक है? चलो प्यारे बच्चों, डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स एसेट्स होता है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। ये तो आपको पार्ट 1 में ही ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको सिखाया था। डेटर्स किसको बोलते हैं? जिसे हम उधार माल बेचते हैं, द पर्सन whom we sold the goods on credit, तो होता है डेटर्स। और हमारा क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स इधर आता है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, तो इस तरफ आएगा।
तो क्रेडिटर इधर आएगा और डेटर्स इधर आएगा। मतलब क्रेडिटर्स और डेटर्स किस में आएंगे? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स और डेटर्स कहां आएगा? बैलेंस शीट में। अच्छी बात है। और एक बात सुन लो, ये क्वेश्चन भले बहुत सारा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसको इस डिटेल में अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले हर एक क्वेश्चन में यही सारी चीजें रिपीट होंगी। डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉविंग्स, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, इनकम, यही सारी चीजें होंगी, बराबर ना। तब वहां पे इतना डिटेल में हम लोग नहीं सीखेंगे, बराबर। चलो बच्चों, उसके बाद है कमीशन। कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बट अब यहां पे बोला नहीं है कि रिसीव्ड है कि पेड है। तो बोलो, आप बताओ, ये पेड है कि रिसीव्ड है? डेबिट में है ना, इसका मतलब पेड है। डेबिट में मतलब एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट में होता मतलब रिसीव्ड, मतलब तब क्रेडिट में लिखते हैं। चलो बाजो पीछे। बिल्स, बिल बेटा दो होता है। बिल्स कितने होते हैं? दो। एक बिल्स रिसीवेबल और एक बिल्स पेएबल। बोलो, एक बिल्स रिसीवेबल और एक बिल्स पेएबल। अच्छा, इसमें कुछ नहीं बोला है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो याद रखो, जो डेबिट वाला होगा ना वो बिल्स रिसीवेबल, और जो क्रेडिट वाला होगा वो बिल्स पेएबल। हमेशा याद रखना हर एक क्वेश्चन में। अच्छा, डेबिट वाला जो होता है ना वो क्या होता है? एसेट्स। एक बात याद रखना, लायबिलिटी और एसेट्स का अमाउंट जरा समझो। जो डेबिट में होता है वो क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डीआर। और लायबिलिटी का, ये हमेशा याद रखना, एसेट्स का डीआर होता है और लायबिलिटी का क्या होता है? सीआर, क्रेडिट। और कोई भी एक्सपेंस अगर है तो क्या होता है? डीआर। और कोई भी इनकम अगर होता है तो क्या होता है? सीआर। ये बात याद रखना, बराबर। चलो बेटा, तो एसेट्स का कौन सा वाला बैलेंस होता है? डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला? डेबिट वाला। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट वाला। ये बात हमें, जैसे डेटर्स, तो डेटर्स एसेट्स होता है, उसका अमाउंट कौन सा वाला होगा? डेबिट वाला। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, उसका अमाउंट कौन सा वाला होगा? क्रेडिट वाला। ये जो मैं बात बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि एसेट्स वाला अमाउंट कौन सा है, और मतलब डेटर्स वाला अमाउंट कौन सा है, और क्रेडिटर्स वाला अमाउंट कौन सा है, कैपिटल वाला अमाउंट कौन सा है, और ड्रॉविंग्स वाला अमाउंट कौन सा है, परचेस वाला अमाउंट कौन सा है, ड्रॉविंग्स वाला अमाउंट, सेल्स वाला अमाउंट कौन सा है। तो वो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डेबिट में होगा वो एसेट्स, और जो क्रेडिट में होगा वो लायबिलिटी, जो डेबिट में होगा वो एक्सपेंस, और जो क्रेडिट में होगा वो लायबिलिटी। ठीक है, चलिए। उसके बाद बेटा कैश बैलेंस, ये तो एसेट्स होता है, ये बोलो ना, कैश बैलेंस क्या होता है? एसेट्स। बैंक बैलेंस क्या होता है? एसेट्स। बोलो ना, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस तो हमारा एसेट्स होता है ना। हमारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है। बिल्डिंग एसेट्स होती है, फर्नीचर एसेट्स होता है, मशीनरी एसेट्स होता है। वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस। वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस। बट वो एक्सपेंस कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग में। मैंने परचेस रिलेटेड एक्सपेंस बताया था, जिसमें पहला वेजेस ही है। वेजेस इज एक्सपेंस बट इट इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, नॉट इन पीएनएल। सर आप बोलोगे, आप तो अभी बोल रहे थे सब पीएनएल में लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस। परचेस रिलेटेड एक्सपेंस को छोड़कर, 2-3 एक्सपेंस को छोड़कर सब पीएनएल में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा कैरीज इनवर्ड, ये भी एक्सपेंस है लेकिन ये भी ट्रेडिंग में ही आएगा। मैंने 3 एक्सपेंस का नाम लिखवाया नॉर्मली, वेजेस, कैरीज इनवर्ड एंड रेलवे फेयर। ये तीनों चीजें परचेस रिलेटेड एक्सपेंस होता है, तो किस में आएगा बेटा? ट्रेडिंग में आएगा। ओके, आगे बेटा बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। बैंक लोन और बैंक लोन इंटरेस्ट, तो बैंक लोन लायबिलिटी होगा। बोलो ना, बैंक लोन क्या होता है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आएगा, और उसका इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट उसका तुम्हारा एक्सपेंस होगा ना, तो वो पीएनएल के डेबिट में आएगा। अंडरस्टूड? हे वर्तिका, याद करना पड़ेगा बच्चा। ऐसा नहीं कि लोग ब्रह्मा बैठे हैं, ये लोग भी समझ लो पहली पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ में घोर के पिला दिया हो, सब ऐसे गरीब लोग ही हैं तुम्हारे जैसा। तुम सोच रहे हो मेरे को पहली बार पढ़ रही हूं, मेरे को क्या इसमें समझ पड़ने वाला, ये बात मत मान के चलो। जहां से जागो वहीं से सवेरा। आगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आएगा। देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग में भी बताया था, लेकिन वो एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रायल बैलेंस में है ना, तो एसेट्स में आएगा।
उसके बाद बच्चों ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो यहीं पे आएगा P&L के डेबिट में। अब हमको है ना 4 एडजस्टमेंट दिया है। देखो एडजस्टमेंट मतलब होता है अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं हुई है, उसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो एडजस्टमेंट। सुन लो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ट्रायल बैलेंस में उसकी इफेक्ट हम करना भूल गए, मतलब हुआ ही नहीं है, तो उसको हम लोग लास्ट में नीचे लिख देते हैं, बराबर ना, कि भाई सैलरी इतना पेड करना बाकी रह गया था, हमने रेंट एडवांस में ले लिया है, या तो परचेस में इतना लिखना बाकी रह गया था, या तो सेल्स में इतना लिखना बाकी रह गया था, बराबर। तो उसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट। तो वो जिसके जिसके बारे में एडजस्टमेंट होगा ना, उस पे क्या कर देने का, टिक कर देने का। सुन लो, तो कोई भी क्वेश्चन जब अब आगे करोगे तो एडजस्टमेंट आप पढ़ना, और जिसके बारे में बोला होगा उस पे क्या कर देना, टिक कर देना। जैसे ये चारों एडजस्टमेंट है, पहला एडजस्टमेंट मैं पढ़ रहा हूं, गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फिर गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न्ड बाय फायर, गुड्स ऑफ रुपीज 1,500 गिवन एज चैरिटी। तो सुन लो, ये चारों की चारों आउटफ्लो ऑफ गुड्स है, चारों में गुड्स जाएगा, बोलो। पहला चोरी से गया, दूसरा फ्री सैंपल में गया, तीसरा आग में जल गया, और चौथा हमने चैरिटी में दान में दे दिया। तो ये चारों के चारों क्या बोलोगे बेटा, आउटफ्लो ऑफ गुड्स। बोलो ना, क्या बोलोगे, आउटफ्लो ऑफ गुड्स। एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स इज डेबिटेड फ्रॉम द परचेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। आउटफ्लो ऑफ गुड्स परचेस में से क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप परचेस पे टिक कर लो, चारों के चारों एडजस्टमेंट परचेस पे टिक कर लो, 1 2 3 4, चारों एडजस्टमेंट किस पे टिक करोगे। ये तो एक पहला क्वेश्चन है, इसलिए चारों एडजस्टमेंट एक ही पे आया है, बाकी के अलग अलग चीजों पे आते हैं एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि सब एक ही पे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चले भगवान श्री राम का नाम लेकर के स्टार्ट करें। तो समझ लो ट्रिक्स, किस तरह से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना और कैसे पूरा करना है, एकदम व्यवस्थित मेथड आपको फॉलो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, कैपिटल, बोलो ना, सबसे पहले क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल आता है लायबिलिटी साइड में, समझ लो। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे कैपिटल, और उसमें दो चीजें जोड़नी है आपको, कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे जोड़ रहा हूं, प्लस इंटरेस्ट ऑन, चाहे दिया हो या ना दिया हो, फॉर्मेट याद करो। पहले क्या लिखोगे, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, फिर उसमें से तुम्हें माइनस करना है ड्रॉविंग्स और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इतना फॉर्मेट आपको नॉर्मली याद करना है सारे क्वेश्चन में, मैक्सिमम इतनी चीजें आती हैं, हालांकि इसमें सारी चीजें नहीं आएंगी, बट मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और उसमें से दो चीजें माइनस करनी है, ड्रॉविंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। तो चलो, हमको कैपिटल दिया है ना बच्चों, कितना, 3 लाख की 18,000, कैपिटल 3 लाख गिनोगे कि 18,000 गिनोगे, कैपिटल क्रेडिट होता है और ड्रॉविंग्स डेबिट होता है, इसलिए जो क्रेडिट वाला है वो कैपिटल, कितना, 3 लाख। तो देखो यहां पे लिख दिया 3 लाख, फिर उसके बाद ड्रॉविंग्स कितना दिया हुआ है, 18,000, तो ड्रॉविंग्स की जगह पे लिख दो 18,000, बट ये माइनस होगा, हाँ, बस इतना लिख करके छोड़ दो, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, बस इतना लिख के छोड़ दो, बाकी क्या करना आगे हम लोग पढ़ेंगे, बराबर। और सुन लो, ये जो कॉलम होता है ना, इसको बोलते हैं आउटर कॉलम, और ये जो हमने यहां पे लिखा ना, इसको बोलते हैं इनर कॉलम, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। तो जिसपे एडजस्टमेंट होता है वो चीजें इनर कॉलम में पहले लिखी जाती हैं, बाद में उसको आउटर कॉलम में लिखते हैं, बराबर। तो चलो, फिर उसके बाद दिया है एडजस्टेड परचेस एंड सेल्स। तो सबसे पहले परचेस, परचेस कहां आता है पता है आपको, ट्रेडिंग के डेबिट में, ऊपर एक लाइन छोड़कर यहां आप लिखेंगे टू
परचेस बराबर कितना है परचेस 8 लाख। डेबिट वाला परचेस होता है ना, तो यहां पर लिख दिया 8 लाख। अब उसमें से क्या क्या माइनस होता है, एक तो परचेस रिटर्न, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं परचेस रिटर्न, शॉर्टकट लिख दिया मैं PR डैश, वो है ही नहीं, परचेस रिटर्न इस क्वेश्चन में है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या माइनस होता है, आउटफ्लो ऑफ गुड्स, क्या आउटफ्लो ऑफ गुड्स माइनस आउटफ्लो ऑफ गुड्स, OFG शॉर्टकट में लिख दिया मैं आउटफ्लो ऑफ गुड्स। अब उसमें 4 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं 4, चलो जरा एक एक करके बताओ। गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट, कितना 12,000, ये माइनस होगा। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कितना 15,000। फिर गुड्स बर्न बाय फायर, कितना 16। फिर माइनस गुड्स गिवन एज 1500। चलो माइनस करो, 8 लाख में से 12,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 16,000, 7,55,500। आउटफ्लो ऑफ गुड्स बराबर क्या होगा माइनस। अगर मान लो यहां पे अगर कोई चीज नहीं समझ पड़ता रहे कि मैंने क्या लिखा है, तो बुक में तो लिखा ही वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ये एडजस्टमेंट, एक बात ध्यान से सुन लो, जो चीज एडजस्टमेंट में से आएगा ना, उसको हमें कितनी एंट्री करनी पड़ती है, 2। एक तो चलो यहां पे माइनस हो गया, और दूसरी एंट्री इसकी कहां करेंगे मालूम है, ये सब क्या है हमारे लिए लॉस है, सब ये सब हमारे लिए क्या है, सब सबके सब लॉस है, तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में भी आएगा। कोई भी लॉस कहां आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो पहली एंट्री तो हमने परचेस पे से माइनस कर दिया, और दूसरा एंट्री उसका कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, PNL के डेबिट में। ये चारों के चारों जो भी हमने माइनस किया, दूसरी एंट्री यहां लिखेंगे, बोलो पहला क्या है 2, ऐसे डायरेक्ट लॉस टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट, कितना 12,000। नेक्स्ट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख देना, टू एडवर्टाइजमेंट, इसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,000। नेक्स्ट टू गुड्स टू लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर बोलो कितना लॉस ड्यू टू फायर। नेक्स्ट टू डोनेशन लिख सकते हो, टू डोनेशन अकाउंट कितना 1500। तो सुन लो, अगर आउटफ्लो ऑफ गुड्स आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो पहले उसको परचेस में से माइनस कर दो, और दूसरी एंट्री उसकी कहां लिखोगे, PNL के डेबिट में, बिकॉज वो हमारे लिए क्या है लॉस। और एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होंगी, 2, ठीक है। चलिए आगे बोलिए बेटा। सेल्स के बाद परचेस हो गया, अब उसके बाद क्या है सेल्स। याद रखना जब तक पूरा ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना हमको। परचेस हो गया, ऐसा नहीं कि सेल्स को भूल जाओ, सेल्स दिया है ना, तो सेल्स कहां आता है, क्रेडिट में। यहां आप लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना है 12,91,000 माइनस सेल्स रिटर्न कितना दिया है, देखो सेल्स रिटर्न दिया है नीचे 50,000, 50,000 माइनस करो 12,41,000। नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट,
तो डिस्काउंट बेटा दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ लिखेंगे। हाँ हाँ, तो गुड्स रिटर्न अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया ना कि गुड्स रिटर्न में ना तो परचेस रिटर्न बोला है ना तो सेल्स रिटर्न बोला है। सेल्स डेबिट में इसलिए सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट में होता तो परचेस रिटर्न, क्योंकि परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना। हाँ अच्छा, डिस्काउंट बेटा डेबिट वाला डेबिट भी लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट भी लिखेंगे, बराबर। तो डेबिट में कितना है, टू डिस्काउंट अलाउड कितना 6000, और क्रेडिट वाला क्रेडिट लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 8000। चलो नेक्स्ट, उसके बाद रेंट डेबिट में है ना तो डेबिट भी लिखेंगे, टू रेंट कितना है 7। नेक्स्ट, डेटर्स ये एसेट्स होता है इसलिए एसेट्स लिखेंगे, यहां पे लिख दो डेटर्स। बोलो कितना, डेबिट वाला बोलना 1 लाख, 1,10,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में है और लायबिलिटी क्या होता है क्रेडिट, यहां पे लिख दो क्रेडिटर्स कितना है बच्चों। नेक्स्ट, कमीशन डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, डेबिट में है ना, हाँ तो लिखे टू कमीशन पेड कितना 8000। नेक्स्ट, बिल्स तो डेबिट वाला एसेट्स में, क्रेडिट वाला लायबिलिटी में, बराबर ना। बिल्स दो होता है, रिसीवेबल और पेएबल, तो आप लिखेंगे बेटा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है, डेबिट में कितना है 20, और बिल्स पेएबल क्रेडिट वाला यहां आएगा, बिल्स पेएबल कितना 30। नेक्स्ट, उसके बाद कैश बैलेंस एसेट्स है, कैश तो हमारा एसेट्स होता है, यहां पे लिखेंगे कैश बैलेंस कितना है 20। उसके बाद बैंक बैलेंस है क्या, वो भी एसेट्स होता है बेटा, बैंक बैलेंस कितना 90,000। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्डिंग फर्नीचर मशीन तीनों एसेट्स है, तीनों ये लिख दो। पहले बिल्डिंग है कितना है 1,50,000। उसके बाद क्या है फर्नीचर कितना है 40,000। उसके बाद क्या है मशीनरी कितना है 3 लाख। उसके बाद क्या है वेजेस, ये तो एक्सपेंस है बट ट्रेडिंग में आएगा। हाँ, वेजेस कितना है बच्चों 60,000। नेक्स्ट, ये भी इधर ही आएगा, टू कैरीज इनवर्ड 60, ये भी 60, दोनों 60। नेक्स्ट, बैंक लोन और बैंक लोन इंटरेस्ट, तो बैंक लोन लायबिलिटी होता है इसलिए लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक लोन, यहां आप लिखेंगे 10% बैंक लोन ना, 10% बैंक लोन कितना है बच्चों। अच्छा, उसका इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस होगा, और सुनो लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना और एक्सपेंस डेबिट होता है, ये 2 लाख हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट है ना, बैंक लोन इंटरेस्ट हमारा क्या एक्सपेंस है, यहां डेबिट में लिखेंगे टू बैंक लोन इंटरेस्ट। बोलो कितना 20,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो बेटा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आएगा, ये रहा कितना 40,000। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस तो यहां पे आएगा टू ऑफिस कितना
1,20,000। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इतनी सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई कि कौन सी चीज ऐसी सी थी जो आप लोग को तकलीफ दी? कौन सी ऐसी चीज थी? अरे बाप रे बाप, ये बिल्डिंग एसेट्स भी क्यों लिख दिया? बिल्डिंग तो पता नहीं क्या होता है। अरे बिल्डिंग एसेट्स होती है, फर्नीचर एसेट्स होता है, मशीनरी एसेट्स होती है, कैश बैलेंस एसेट्स होता है, बैंक बैलेंस एसेट्स होता है। फिर उसके बाद ये रेंट पेड किया हुआ हमारा एक्सपेंस होता है, कमीशन पेड किया हुआ हमारा एक्सपेंस होता है, बैंक लोन इंटरेस्ट पेड किया हुआ हमारा एक्सपेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए पीएनएल में आया। और ये सब हमारा लॉस है ऊपर वाला, बराबर। और चोरी से सामान हमारा चला गया, फिर एडवर्टाइजमेंट में हमने सामान दे दिया, फिर डोनेशन में हमने माल सामान दे दिया। ए बेटा इधर इधर इधर, कोई चीज ऐसा लग रहा है अरे बाप रे बाप कहां से और कैसा बता दिया सर ने? सब फॉर्मेट वाइज है बेटा। एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से दिल से मन से कर लिया तो बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। और इस चैप्टर के बिना आपका कॉमर्स हमेशा हमेशा और हमेशा अधूरा रहेगा। और यही चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको अकाउंट में कभी कोई पीछे नहीं कर पाएगा। याद रखना है, 15 साल 17 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। चलो, अब उसके बाद क्या करना है बच्चों? अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, उसके बाद पीएनएल। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने का रूल आप समझ लो। जिस तरफ का टोटल ज्यादा हो वही टोटल दोनों तरफ। क्रेडिट का ज्यादा है, देख लो, करो तो। डेबिट में वही लिखेंगे 12,41,000। तो डेबिट में वही आएगा 12,41,000। गैप कितना आएगा बच्चों? 3,65,500। कैसे आएगा पता है ना? इसमें से ये सब घटा दो तो लिखेंगे 3,65,500। और इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इधर गैप आया तो ग्रॉस प्रॉफिट और इधर गैप आया तो ग्रॉस लॉस ना। तो यहां आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये बेटा जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, उसको यहां पे डेबिट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट पे लिखेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें याद रखो, हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम रिपीट होगा। फिर बाद में मुझे ना बताना पड़े ग्रॉस प्रॉफिट यहां आया तो दूसरी एंट्री कहां होगी, यहां डेबिट में तो दूसरा पीएनएल के क्रेडिट में। यहां आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है बच्चों? 3,65,500। ठीक है, चलो जोड़ लो। इसका भी सेम मेथड है क्लोज करने का। जिस तरफ का टोटल ज्यादा हो वही टोटल दोनों तरफ, इसी तरफ का टोटल ज्यादा होगा, देख लो। 3,73,500। इधर भी वही लिख दो, 3,73,500। गैप मतलब क्या करना है, इसमें से ये सारी चीजें घटा देनी है। कितना आएगा? 1,68,000। तो ये जो आता है ना बेटा, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सुन लो, डेबिट में गैप आया तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में गैप आया तो नेट लॉस। तो डेबिट में आया तो नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, 1,68,000। और बच्चा ये जो नेट प्रॉफिट है 1,68,000 ना, वो कहां आएगा? यहां पर देखो, मैंने फॉर्मेट लिखवाया ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आया था तो डैश। नेट प्रॉफिट आया ना, कितना? 1,68,000। यहां लिख दो 1,68,000। बहुत लोग के मन में आएगा सर जब ये था ही नहीं तो आपने लिखवाया क्यों? मैं इसलिए लिखवा दिया कि ये फॉर्मेट याद रखो, तो आगे चल करके क्या है ना, हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, हाँ, कि ये कैपिटल वाले फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं। आया तो ठीक, नहीं तो डैश मार दो। अच्छा, ये भी नहीं आया ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, उसको भी डैश कर दो। अब सुनो, 3 लाख में 1,68,000 को जोड़ो और 18,000 को घटाओ, 4,50,000 आएगा। 3 लाख और 1,68, 4,68, 4,68 में से 18 गया तो 4,50,000। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? अब उसके बाद जोड़ लो, बैलेंस शीट को जोड़ लो। दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। दोनों तरफ का टोटल हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। तो 7,70,000, 7,70,000। गर्मा ईमानदारी से बोलना,
ऐसा कौन सा बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस था, बाप रे बाप, क्या बताऊं मैं। 500 के लालच में मत बोलना। एक बार अगर आप सच्चे मन से इसको करोगे, 2 बार 3 बार, तो अपने माइंड में सेट हो जाएगा। और एक बार सेट हो गया ना, तो देखना फाइनल अकाउंट एकदम खिलौना लगेगा, खिलौना, और बहुत इंटरेस्ट आएगा। और वही एक चैप्टर है जो बाकी के बच्चों से आप लोगों को अलग करेगा। देख लेना, सारे बच्चे आपको इस चैप्टर में रोते हुए दिखेंगे, सारे बच्चे। कोई कितना बेटा ब्रह्मा क्यों ना हो, उसको प्रॉब्लम आती ही है। इसलिए आप अगर स्टार्टिंग से व्यवस्थित फॉलो करोगे, अच्छे से करोगे, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है ना? चलो लिख लो। कोई डाउट है अभी? कोई पॉइंट में डाउट है पूछ लो, सर मेरे को इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो तो मैं कर दूं। चलो तो लिख लो फटाफट।